यूके की तरफ से भी एक न्यूज ये भी चल रही थी कि ये कहा जा रहा है कि चाइना को वर्ल्ड के लिए थ्रेट बताया जा रहा है। चाइना जा रहा है इसी साल इलेक्शन में, शी जिनपिंग का अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म होने वाला है, जिस पे अब चाइना में एक राजनीतिक घमासान सॉर्ट ऑफ थिंग जरूर दिख रहा है। एक तरफ शंघाई गैंग जो कि राष्ट्रपति के खिलाफ है, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें देता रहता है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर चाइना को सुपर पावर बनना है, पहले उनको एशिया में सुपर पावर बनना है। इंडिया के होते हुए चाइना एशिया में सुपर पावर नहीं बन पा रहा आरजू जी, वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी बात है। एप्पल ने अपने आरजू जी चाइना से बंद किया, आपने देखो। माजदा ने दुकान बंद कर दी, होंडा ने दुकान कर दी, टोयोटा दुकान बंद करने के कगार पे है। वो कह रहे हम चाइना से निकल गए। टेस्ला जो इलॉन मस्क जो इनका खास जी चचेरा भाई चीनियों का, उसका भी नाम बंद है। चाइना को हर तरफ से जकड़ने की तैयारी जो है वो दुनिया तेज करती चली जा रही है। अब इसमें जो चाइना की पूरी पूरी घेराबंदी है और चाइना को जो रोकने का काम है, पूरी दुनिया को पता है ये बात, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ मिलकर ही हो सकता है। बिना भारत के बिल्कुल भी ये चीज़ संभव नहीं है। एक तरफ हम देखें जो बड़ा हल्ला मच रहा था एक टाइम पे कि पूरा यूरोप हमारे खिलाफ हो गया है, पूरा अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया है, जब हम लोगों ने रशिया से तेल खरीदा, हालांकि उसमें न्यूट्रल रहे, हमने रशिया का साथ भी नहीं दिया, खाली अपने व्यापारिक रिश्ते ज़रूर रखे, पर जो वो उस समय बातें कही जा रही थी कि अब तो ये सब भारत के खिलाफ हो गए हैं, अब तो भारत की दूसरी दुश्मनी बन गई है, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर पूरी ध्वस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे बयानबाजियाँ। अब इन सब के चक्कर में जो चाइना की ताकत थी, सिर्फ और सिर्फ चाइना की इकोनॉमी, चाइना का व्यापार, यही उसके पास में उसकी ताकत है, इसके अलावा उसकी कोई ताकत नहीं है। सब जो चीज़ है पूरा ताश के गड्डी की तरह, जो ताश के पत्तों का मीनार होती है उसकी तरह गिर जाएगा, सिर्फ अगर इसकी इकोनॉमी गिर जाए तो। उसी तरफ चाइना बढ़ रहा है। ताइवान, चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? बिकॉज ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चिप का बादशाह है। जब तक चिप नहीं होगी ना आपका लैपटॉप, मेरा फोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलेगी। पर जिस हिसाब से मिलिट्री बिल्डअप हो रहा, अगर लड़ाई हुई तो वो ताइवान बचेगा ही नहीं जो आपके किसी काम को। आपकी 90% पॉपुलेशन ताइवान में हान चाइनीज है जो अलग रहना चाहती है। कैन यू टेक दैट प्रॉब्लम? नो। और एक और चीज हुई आरजू जी, ताइवान को पीछे यूएस ने बोला हम आपको 6 महीने का एम्युनिशन की गारंटी लेते हैं। ये जो मैडम लिज है जो फाइनेंस सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के लिए पोस्ट के लिए, और ऋषि सुनाक है, इन दोनों में रेस लगी आरजू जी। एक ने कहा चाइना इज द थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड यूके। लिज मैडम कहती है चाइना इज द मोस्ट पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ यूके। अब ये कह रही जब मैं आऊंगी तो मैं इनको बहुत मोस्ट डेंजरस नेशन ऐसा कुछ खिताब दूंगी, मतलब यूके इनको डिक्लेयर करेगा हमारा ये स्वर्ण एनवी नंबर 1 थ्रेट है। अब 5 साल पहले 7 साल पहले जिनको आप बग्गी में बिठा के शैंपेन वैम्पेन पिला रहे थे, आज दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट से लिज और ऋषि सुनाक के बीच थोड़ा लिज हाव भाव दिखाने लगा। ताइवान के पास 3 लाख के रिजर्व थे। आज के डेट में ताइवान के वो रिजर्व बढ़ के 2 मिलियन हो गए, यानी कि 20 लाख हो गए। और ये 17 लाख लोग खुद गए हैं। गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया इनको, कोई प्रेशर नहीं है। कोई टैटू आर्टिस्ट है, कोई मतलब परचून की दुकान चलाता है, कोई सिविल इंजीनियर है, ट्रांसमिशन इंजीनियर है। वहां आज रात भर ताइवान में लाखों लोगों की ट्रेनिंग होती है आर्म्स के साथ, एंड एट द नीड ऑफ द आवर दे विल बी ऑल गिवन आर्म्स। तो अब आप सोचिए, आपके पास अगर आप आइलैंड में आ भी जाते हो तो आपके पास 2 लाख का रिजर्व है विच इज आर्म। चाइना की इकोनॉमी अगर ये लड़ाई करती है तो एक्सपर्ट्स का मानना है ये 50 साल पीछे चली जाएगी। और अमेरिका बिल्कुल यही चाहता, कहता है यार गलती हो गई, तुम्हें अपने आसपास ला दिया, तुम दिक्कत बहुत है, लड़ लो हमारे साथ, जंग होगी तुम्हारी जमीन पे, तुम्हारे पानी पे, हमारे जमीन पे नहीं होगी। नेवी तुम आधी ला पाओगे, एयरफोर्स तुम्हारी इतनी है नहीं, आर्मी खास तुम्हारी कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है। अभी यूएस मरीन्स वगैरह क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां लोगों की, उनको वॉरफेयर दे रहे, हथियार इनके पास है। फिर वही रशिया यूक्रेन वाली संभावना होगी। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 पॉलिटिकल पार्टीज और हैं जो कि अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती हैं, अगर 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 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहे तो। सब मैं बोलता हूँ ना कि माफिया है पूरा, चीनी माफिया। ये 25 बैठ के सब डिसाइड करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते तक के इनकी बीच में मीटिंग भी हुई थी। वो जो 25 लोग डिसाइड करेंगे वो सील हो जाएगा कि शी जिनपिंग को नई पारी मिलेगी कि नहीं। लगता ऐसा है कि 25 में से ज्यादातर शी जिनपिंग के साथ है, लेकिन ये माफिया परिवार है। जो गॉडफादर हमने पिक्चर देखी थी ना, इसमें सब कुछ होता है वैसा ही, उसी तरह से कि मरवाना, मुंह बंद करना, पुरस्कृत करना,
डिसिप्लिन का हम अगली बार बात करेंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अपने आप में एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना रखी है, और वो डिसिप्लिनरी कमेटी किस प्रकार से फंक्शन करती है, कैसे लोगों को डिसाइड बंद करती है। फिर रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ चाइनीज कॉमिंटेंग, अब आप ये समझ सकते हो कि रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ चाइनीज कॉमिंटेंग, ये जो नाम है वही अपने आप में बताता है कि ये जो बचे कुचे चंकाई शेख के समय के फ्रैक्शंस होंगे या उनके ऑपोजिशन वाले फ्रैक्शन होंगे, ये वो लोग होंगे, क्योंकि कॉमिंटन पार्टी चंकाई शेख की पार्टी थी जिसने बाद में ताइवान बनाया जब वो हार गए और मेनलैंड चाइना से जो आइलैंड ऑफ ताइवान तक रिट्रीट की और फिर वहां से उन्होंने सरकार चलाई। तो फार्मोसा आइलैंड जिसको किया करते थे। यदि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा कि बेसिकली नो पॉलिटिकल पार्टी है, एक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, और बाकी जो है वो 8 छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा कि ये 8 पॉलिटिकल पार्टी सीसीपी के अलावा है तो क्यों है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी में मल्टीपल जो पॉलिटिकल पार्टीज का होना ही अपने आप में एक अलग चीज है। अब जहां तक बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप तो ये बिल्कुल साइडलाइन पड़ी हैं, और एक इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें क्या कोई ऑपोजिशन मिल रहा है शी जिनपिंग को? जैसे कि पिछले लाइव में आपने बताया था कि एक शंघाई कॉकस है या शंघाई गैंग है, वो गैंग शी जिनपिंग के तो खिलाफ है। कितना पावरफुल है वो बैंक, और नहीं, कितना पावरफुल देखिए है ऑपोजिशन? मैं समझ रहा हूँ, बेसिकली इनका रोल महदूद जो है वो पॉलिटिकल प्रपोजल्स देने तक है। अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो इनका कोई भी रोल एक विपक्ष की तरह भी नहीं हो सकता, सत्ता पक्ष तो बहुत दूर की बात है। केवल आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्यों में, हालांकि ये बात कंपैरिजन ये बनता नहीं है, मैं केवल हमारी हिंदी ऑडियंस को समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिस प्रकार से आप बोल सकते हो, नहीं वो भी नहीं होगा, हम राज्यपाल भी कैसे कर सकते हैं। राज्यपाल के पास भी जो है बहुत स्पेसिफिक शक्तियां होती हैं राज्यों में, इनकी शक्ति कुछ भी नहीं होती, केवल एक एडवाइजरी बॉडी की तरह, जैसे बहुत सारी कमेटीज होती हैं ऐसे केवल एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर सकती हैं। इंक्लूडिंग इनको ओपन क्रिटिसिज्म करना भी सरकार को अलाउड नहीं है। ये चलो बहुत से व्यूअर्स के लिए ये पुरानी बात हो गई होगी, लेकिन 2018 में देखें, शी जिनपिंग प्रपोजल लेके आते हैं कि जो 2 टर्म का कानून था संविधान में कि 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेके आई, किसी भी 8 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक ने चू भी नहीं करी, उस प्रस्ताव को पारित किया सर्वसम्मति से इन सब ने मिलकर, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। जो टाइमिंग है इसकी बहुत अच्छे तरीके से तारीफ करनी पड़ेगी अमेरिका की इस मामले में, क्योंकि एक तरफ जो शी जिनपिंग है वो उसका पूरा का पूरा फोकस इस समय है तीसरी बार वो कैसे प्रेसिडेंट बने। अब ये जाहिर सी बात है, कोई पब्लिक से वोट नहीं मांगना, ये दुनिया भर में घूम घूम के प्रचार नहीं करना, धूप हो बारिश हो सर्दी हो गर्मी हो, जा जा के प्रचार नहीं करना, लोगों के जा जा के पैर नहीं पड़ने की वोट दे दो वोट दे दो। पूरा का पूरा जो हज़ारों करोड़ों का खर्चा आ जाता है किसी जनरल इलेक्शन में, वो नहीं करना। पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम कोई मजाक है कि आराम से आप सोते रहो, सो के उठो एकदम से प्रेसिडेंट बन जाओगे, इतना उसके लिए भी अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती। कोई भी कुर्सी हो जहाँ पर आप पावर में बैठे हो, ठीक है थोड़ा बहुत आसानी है, थोड़ा सा एज है, पर इसको हम लोग ऐसे भी नहीं समझ सकते कि कुछ भी नहीं करना। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, पूरा ध्यान देना पड़ता है, वरना कब कौन आपके घर में परिवार में किधर उधर में जहाँ भी कोई कुर्सी होता है, कब कौन तख्ता पलट करते किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ पर हम देखें जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत का हुआ। भारत का फ़ायदा कैसे हुआ? हमने देखा पेट्रोल डीजल ये सब के दाम भारत में कम है तो सिर्फ उस वॉर की वजह से कम है। अगर वो वॉर नहीं होती तो आज दाम काफ़ी ज़्यादा होते, शायद 120-125 तक भी जा सकते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना ज़्यादा, और भी कई सारे सेक्टर्स में इंडिया को कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। अब एक तरफ नैरेटिव चल रहा था कि सारा यूरोप और अमेरिका सब खिलाफ हो गए, वो भी हमको देखने को मिल रहा है। सब इंडिया के साथ में इस समय पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि सबको पता है इंडिया ही है जो उनको चीन के खिलाफ
लड़ने में मदद कर सकता है और चीन को घेराबंदी करने में, चीन को रोकने में, चीन को टोकने में उनकी मदद कर सकता है। ताइवान में भले वो एंगेज रहेगा, पर ताइवान की इतनी क्षमता नहीं कि उसको हर तरफ से उसकी घेराबंदी कर दे, वो काम सिर्फ इंडिया कर सकता है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी तरफ हम देखें, जैसा हमारा फ़ायदा रशिया यूक्रेन की वॉर में हुआ, चाइना और ताइवान की वॉर है, इसमें इससे कई ज़्यादा होने वाला है। पहली बात तो जो ये कभी भी चाइना घुस आता है, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, सबसे बड़ा तो वही कारण है जो हो सकता है, उम्मीद है कि क्योंकि चाइना वहाँ पे इंगेज रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा भी चाहे हम फाइनेंशियली देखें, चाहे पूरी दुनिया में जो एक समूह बनाने वाली बात हो, या कई देश इंडिया के पीछे खड़े होंगे, कई देश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, कई सारे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल या राजनीतिक फायदे इंडिया को अगले 1 साल में देखने को मिलने वाले हैं।